हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ 102 की। इंडियाज़ 102 यानी कि शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, पहले बात करें आपके राइट शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल ये नहीं है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं है, और इंडियाज़ 109 यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। लेकिन किस चीज़ के लिए? या तो आपकी एंटिटी होगी या ग्रुप एंटिटी होगी। तो आपकी क्या रहेगी इसमें, देखिए ग्रुप एंटिटी है या एंटिटी है, दोनों के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल है। ट्रांजेक्शन हो रही हैं किसी के साथ, आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? आपके एसेट्स है, सर्विसेज है, पेमेंट कर रहे हैं आप इक्विटी में या कैश में, आपकी नेचर क्या रहेगी, इक्विटी की, और एट द एंड ट्रांसफर करेंगे आप जनरल लेजर में। लेकिन अगर आप कैश में आपकी पेमेंट की है तो आप उसको कैसे करोगे? लाइबिलिटी आपकी क्रिएट होगी और वो हो जाएगी P&L में। तो एक इसकी एंट्री क्या है? एसेट्स एंड सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व टू SBP लाइबिलिटी, यानी कि आपकी जो भी एसेट्स ले रहे हैं किसी से, आप उसको अपने जो है इक्विटी में पेमेंट करनी है, आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, एम्प्लॉय सर्विसेज भी इसी में आता है जैसे कि, तो उसके ऊपर भी रख जाएगी। तो आपका SBP रिजर्व की एंट्री होगी सो की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, और SBP लाइबिलिटी जो आप दिखाएंगे वो दिखाएंगे नॉन करंट या करंट लाइबिलिटी में, बेस्ड ऑन की कितने टाइम के बाद आपकी वो सेटअप होने वाली है उसके बेस पर। अब आप बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है या तो आपकी एम्प्लॉय से होंगी या जो बंदा हो नॉन एम्प्लॉय हो। तो पहले हम नॉन एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। नॉन एम्प्लॉय में एक ग्रांट डेट के ऊपर, नहीं जिस दिन आप एग्रीमेंट बनाते हैं सामने वाले पर्सन के साथ, नॉन एम्प्लॉय केस में तो आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। मेजरमेंट डेट यानी कि जिस दिन आपकी जो है वो सर्विसेज आप लेते हैं या कोई एसेट्स लेते हैं उसकी शुरुआत हो जाती है, तो उस दिन एंट्री होगी आपकी एसेट्स से सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू SBP यानी कि शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी या इक्विटी रिजर्व जो भी होगा वो। और सेटलमेंट के ऊपर आप क्या करेंगे? SBP रिजर्व या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट अगर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और टू कैश अगर कोई कैश में भी एंट्री आपकी आती है तो। अगर आप बात करते हैं एम्प्लॉय से, तो ग्रैंड डेट और मेजरमेंट डेट यहाँ पर सेम होगी, यानी कि क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज की बात हो रही है। आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू ऑन सच डेट। कैलकुलेट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो आपको, जो सर्विसेज की फेयर वैल्यू है जिसको आपकी पेमेंट करनी है, शेयर बेस्ड पेमेंट आपको करनी है। उसके बाद आप बात करेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट ऑन ईच पीरियड एंड। आप देखेंगे कि ईच पीरियड एंड पे आपको कितना आएगा, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP शेयर बेस्ड पेमेंट। SBP अब आपको लेगा, मैं SBP ही एप्लीकेशन से यूज़ करूँगा। और इसको आप कैसे, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को आप कहाँ ले जाएंगे? P&L टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब अमाउंट क्या होगी इसके अंदर? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके कितने जो हैं वो वेस्ट होने वाले नंबर ऑफ ऑप्शंस, और उसकी फेयर वैल्यू ग्रांट डेट के ऊपर, और एक्सपायर्ड पीरियड, कितना पीरियड आपका एक्सपायर ऑलरेडी हो चुका है, और डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड, यानी कि कितना टाइम बाद आपका जो है वेस्ट होगा। और कोई अगर ऑलरेडी पिछले ईयर्स में कुछ अगर आप ऑप्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं तो वो आप इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो बेस्ट जजमेंट जो रहेगी, नंबर ऑफ ऑप्शंस, ये जो इसकी जो बेस्ट जजमेंट है वो आपकी कब रहेगी? नंबर ऑफ वो रहेगी आपकी ईयर एंड डेट के ऊपर। एट द एंड आप क्या करेंगे? जो आपके जब एक्सरसाइज हो जाएंगे पीरियड, वेस्टिंग पीरियड के बाद, आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, कोई आपके पास अमाउंट आ रही है, SBP अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो अमाउंट उसके बाद SBP में बच जाएगा उसको आप कर देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, बिल्कुल लास्ट ईयर में। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टिंग कंडीशंस की। वेस्टिंग कंडीशंस के अंदर आपका क्या आएगा? वेस्टिंग कंडीशन में आपका ये आएगा कि आप या तो सर्विसेज सर्व कर रहे हैं एंटिटी को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, दूसरा हो सकता है कुछ एडिशनली आपको स्पेसिफाई करना है, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह को टारगेट्स आपको वो करने हैं। इस जो ये एडिशनली जो टारगेट्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो नॉन मार्केट किस क्या होता है ना, एंटिटी के ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कोई आपका सेल टारगेट पूरा करना है एंटिटी को, एंटिटी का कोई प्रोडक्शन टारगेट पूरा करना है, फिर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट टारगेट है, एंटिटी बेस्ड टारगेट, नॉन मार्केट टारगेट जिसका होगा जो कि अभी तक किया है। अब वैसे कि इसकी ट्रीटमेंट्स होंगी जो हमने भी इससे पहले वाले पेज पर देखी। लेकिन अगर आपका दूसरा यानी कि मार्केट, जिसके आपने कहा कि शेयर प्राइस ऑफ द मार्केट एट सच डेट शुड भी इतना, आपने एक लगा दिया कि आपका 31 जो है एट द एंड ऑफ द ईयर या कभी एक पीरियड में जब आपका शेयर मार्केट प्राइस मान लीजिए 1 लाख रुपये का हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस टाइप की कोई भी अगर लगते हैं मार्केट कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंसीडर दिस एंटिटी फॉर कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑपरेशन ऑप्शंस। ये सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस के लिए होगा जो आपको करना है। उसके बाद क्या, एनी चेंजेस इन इट्स एस्टिमेट नोट अवेलेबल, चेंजेस का कोई काम नहीं। रिकॉर्ड एक्सपेंस एवरी ईयर इवन इफ ईसॉप इज नॉट टू क्वालिफाई, लेकिन एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करते चलना है। अगर आपको भी लगता है कि जो है ये वेस्ट नहीं होंगे तो भी करना है, एक्सरसाइज नहीं होंगे तो भी करना है, क्योंकि मार्केट कंडीशन से एक बार आपने कैलकुलेट किया और उसी अमाउंट पर आप चलते रहेंगे। उसके बाद देखने क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कब होती है? फिर लैप्स होती है। तो अगर लैप्स हो जाती है तो उसको आप क्या करो, जो भी अमाउंट हुआ उसको ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व अकाउंट में, SBP अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। उसके बाद बात करते हैं कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई दो में होगी।
या तो अर्लियर देन हो जाएगी या फिर बाद में होती है। अगर नॉर्मल होती है तो हम बुक कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर वो पहले स्पेसिफाई हो जाती है एस्टिमेटेड ऑन ग्रांड डेट से पहले, तो आप एक्सपेंसेस को एक्सलेट कर दें, यानी कि जिस दिन स्पेसिफाई डेट को वो मैट हो गई उसी दिन आप सारा खर्चा बुक कर दें। वैन मार्केट कंडीशन सेटिस्फाइड एंड ऑप्शंस वेस्ट। मान लीजिए जो नहीं हो रही तो आप जो है बाद में हो रही है तो आप उसको एक्सलेट नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे जैसे आप नॉर्मली कर रहे हैं। और ऑप्शन विल आइदर लेफ्ट और वेस्ट ऑन द लेटर डेट, जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप उस हिसाब से अपनी एंट्रीज कर देंगे। अब मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें हो जाती हैं। मॉडिफिकेशंस कैसे हो सकती हैं कि जो भी आपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर किए थे उसमें क्या हुआ, तो उनके फेवरेबल टू एम्प्लॉयज़ चेंज जाएंगे या अनफेवरेबल टू एम्प्लॉय चेंज जाएंगे। फेवरेबल में क्या होगा और अनफेवरेबल में क्या होगा देखना। अगर एम्प्लॉयज़ के लिए अनफेवरेबल है तो जैसे कि ओरिजिनल प्लान था आप एज इट इज़ करें और कोई मॉडिफिकेशन को आप इग्नोर करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ के विरुद्ध में है, जब वो चाह रहे हैं के खिलाफ वो जा रहे हैं, उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो अब जैसा आपका प्लान था वैसे ही आप रिकॉर्ड करना उसको चालू रखेंगे और उसके अलावा जो भी मॉडिफिकेशन उसको आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ के फेवरेबल में है, यानी कि कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान होगा एक तरीके से, तो उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल प्लान एज इट इज़। जो भी एडिशनल एडवांटेज आप दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को जो फेवरेबल है, तो क्या करेंगे वो अलग से आप राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ कैसे करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे करेंगे और बैलेंस पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। मान लीजिए जिस दिन आपने किया उससे आगे कितने पीरियड के लिए आप जो भी एडिशनल एक्सपेंस करते हैं उस पीरियड में डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन प्लस निकालें। बिफोर मॉडिफिकेशन बीइंग मेड क्या था और आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद आपकी फेयर वैल्यू के आगे इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि आफ्टर में से बिफोर को लेस कर देंगे तो आपका एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा, जिसको आपको बैलेंस पीरियड ओवर पीरियड के लिए जो क्या करना है एलोकेट करना है और उसके हिसाब से आपको एंट्रीज पास करनी है इसमें जनरली। रिप्राइसिंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ कैश बेस्ड सेटलमेंट, दैट इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट जो होगा उसके अंदर आपकी रिप्राइसिंग नहीं होगी, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं आएंगी। ये सिर्फ इक्विटी शेयर बेस्ड जो होगा, बाकी शेयर ही दिए जाएंगे लास्ट में, उसी के अंदर ये चेंजेस आएंगे। कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट, अगर कोई कैंसिल कर देता है तो उसमें सेटलमेंट अगर हम क्या कर रहे हैं कि आपका प्लान ही कैंसिल कर दिया, पहले मॉडिफिकेशन था अब क्या है कैंसिल है कि हम प्लान ही कैंसिल कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपका एक्सपेंसेस है उसको आप एक्सलेट कर देंगे और उसको आप ईयर ऑफ कैंसिलेशन में पुट ऑन कर देंगे। और मान लीजिए आप कंपनसेशन भी दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे तो जितना भी रिजर्व कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। अगर आप दे रहे हैं तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी आपने कंपनसेशन दिया वो जो बाकी बच जाएगा वो पीएनएल में चला जाएगा और साथ में जो अमाउंट बच गया एसबीपी रिजर्व टू जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी कि बुक वैल्यू लेस अबव। इसमें देखने से बाई बैक करते हैं वैसे, यानी कि एसबीपी रिजर्व में अमाउंट क्या आएगी, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन। फेयर वैल्यू क्या है वो आप जहाँ पे डेबिट करेंगे बैंक में जो आप पे कर रहे हैं और बाकी पीएनएल में, और जो बाकी अब आपका एसबीपी रिजर्व में बची उसको आप क्या कर देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमने देखिए इक्विटी शेयर कर लिया, एम्प्लॉयज़ नॉन एम्प्लॉयज़ कर लिया। अब क्या बात करेंगे हम स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट की जब हम बात करते हैं तो होते हैं स्टॉक की जो आप सेटलमेंट करेंगे कैश में आपकी सेटलमेंट, यानी कि एसबीपी लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर एसएआर जहाँ पे लिखेंगे एसबीपी रिजर्व लिखते हैं इक्विटी शेयर में, यहाँ पे हम एसबीपी लायबिलिटी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट भी लिख सकते हैं जो आपका करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कंसीडर फेयर वैल्यू एट द ईयर एंड टिल सेटलमेंट डेट इन द एक्सरसाइज पीरियड ऑल्सो। आप जब तक सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे तब तक आप फेयर वैल्यू चेंज करते रहेंगे। आपने इक्विटी में देखा कि हम ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू लेते थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बेस्ट जजमेंट पे लेते थे कि नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने वेस्ट होंगे। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू ईयर एंड के लेंगे, टिल सेटलमेंट डेट लेंगे, उसमें से वेस्टिंग पीरियड होता था, यहाँ पे सेटलमेंट एक्सरसाइज पीरियड होगा उस दिन भी लेंगे। सॉरी, डेट ऑफ एक्सरसाइज कंसिडर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि करंट मार्केट प्राइस लेस एक्सरसाइज प्राइस, ये आप लेंगे जो कि नोट फेयर वैल्यू नहीं होगी। इफ ऑप्शंस ऑलरेडी वेस्टेड रिकॉर्ड फुल एक्सपेंसेस ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, अगर ऑलरेडी वेस्ट हो गए तो आप ग्रांट डेट पे क्या करें पूरा एक्सपेंस बुक कर दें। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको 3 साल हो चुके हैं उनको हम देंगे, तो 3 साल जिनका हो चुका है ऑलरेडी आप पुराने वाले एम्प्लॉयज़ को भी दे रहे हैं तो उनके वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी पीरियड, तो आप पूरा एक्सपेंस ग्रांट डेट पर ही बुक कर दें। ग्रुप कंपनीज स्टॉक ऑप्शंस, ग्रुप कंपनीज का स्टॉक ऑप्शंस कैसे काम करेगा, यानी कि आप सब्सिडरी है, देखिए एक होल्डिंग है एक सब्सिडरी है, सर्विसेज या एसेट्स तो ले रही है होल्डिंग और पेमेंट कर रही है सब्सिडरी, या फिर एसेट्स या सर्विसेज ले रही है सब्सिडरी और पेमेंट कौन कर रहा है होल्डिंग। तो इस केस में क्या होगा ये आप आइए देखते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हमें देखेंगे सर्विसेज ले कौन रहा है और क्या इशू है। देखिए जो एंटिटी रिसीविंग गुड्स सर्विस
गुड्स सर्विसेज या एम्प्लॉय सर्विसेज। जो एंटिटी रिसीव कर रही है वो क्या एंट्री करेगी, और अपन दूसरी साइड है ऑब्लिगेटेड टू सेटल, यानी कि जो पेमेंट कर रही है उसके बदले अपने इक्विटी शेयर तेरी है जिसको भी बाद में कैश पेमेंट करना है, जैसे भी उसके इक्विवेलेंट करना वो कैसे करेगा। गुड्स सर्विसेज और एम्प्लॉय सर्विसेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्होंने क्या लिया, सर्विसेज लिए, गुड्स लिया, उसको अपने डेबिट कर लिया। टू इक्विटी कैपिटल रिडक्शन और इंटर ग्रुप रिजर्व, आप कोई भी इसके अंदर कर सकते हैं। टू पेबल इफ़ कोई कैश पेमेंट, अगर आप कैश पेमेंट भी दे रहे हैं हैंड टू हैंड कुछ अमाउंट तो वो आ जाएगा। और इसके अलावा क्या है कि कोई भी इक्विटी कैपिटल रिडक्शन और इंटर ग्रुप, ये दोनों अलग अलग होंगे। इक्विटी में कब जाएगा, इंटर ग्रुप रिजर्व में कब जाएगा, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आती है पेबल टू बैंक, जो बैंक की पेमेंट आप उसकी एंट्री कर दीजिए। एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, आपके जो है P&L अकाउंट में चले जाएंगे। और जो इसकी पेमेंट करेगा वो क्या करेगा, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। जब होल्डिंग एंट्री कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी यूज करेगा, ठीक है। और ये और होल्डिंग कर रहा होगा तो इक्विटी अकाउंट डेबिट अपना जो है वो बुक कर देगा यहाँ पर। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीव यहाँ से अगर कुछ होना है तो वो आ जाएगा, यहाँ से कुछ जाना था जो ये एंट्री ये वाली आपस में, ठीक है। तो SBP रिजर्व टू SBP लाइबिलिटी जो कैलकुलेट होंगे उसके हिसाब से, और बैंक अकाउंट डेबिट जो कि रिसीव हो जाएगा वो यहाँ पर रिसीवेबल होगा। ये जो पेबल करना था वो पेबल, जो रिसीवेबल करना था रिसीवेबल, यहाँ पे एक दूसरे से होगी। ये एंट्री आपस में जब ग्रुप एंटिटी एंट्री होंगी तो ये आपस में हो जाएगी। ग्रुप रिजर्व आप इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इक्विटी बोल सकते हैं, इक्विटी बोल सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन या इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ये आपका इसमें एंट्रीज हो गई। कि अगर यहाँ पर जब आप बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जब होल्डिंग पेमेंट कर रही होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। तो हमने कैपिटल रिडक्शन कर दिया, फिर इक्विटी डायरेक्ट आपकी जो एंट्रीज वो आ जाएंगी। तो इस हिसाब से एंट्री आपको रखते हैं। कैश फ्लो में जो है ये हमने बता ही दिया कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये कैपिटल रिडक्शन जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। दिक्कत है, ठीक है। और अब बात करते हैं फैंटम शेयर्स की। फैंटम शेयर्स यानी कि इसमें आप क्या है, या तो आप इक्विटी शेयर देंगे लास्ट में, या फिर क्या देंगे, कैश देंगे। इसका ऑप्शन होते हैं कि आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। इक्विटी अगर ये ऑप्शन जो है कि कैश में पेमेंट की जा सकती है, वो एम्प्लॉयज़ के साथ है या एम्प्लॉयर के साथ है, ये देखना पड़ेगा। अगर ये एम्प्लॉयज़ के साथ है, ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर की। अगर ये एम्प्लॉयर के पास है ऑप्शन कि आपको कैश में देना है, इक्विटी शेयर्स में पेमेंट करनी है, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उनकी क्या है, कि वो कैश सेटलमेंट की है या फिर इक्विटी सेटलमेंट की है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आप कैसे चेक करेंगे कि वो नॉट अलाउड लीगली टू इशू शेयर्स, उनके पास वो शेयर इशू कर नहीं सकते किसी वजह से, सेबी ने कोई रेगुलेशन लगाई कंपनी एक्ट की वजह से, वे किसी भी कारण के ऊपर लीगल बाइंडिंग है कि वो इशू नहीं कर सकते, यानी कि वो कैश में ही करेंगे। हिस्ट्री है उनकी सेटलमेंट इन कैश की, उनकी एक हिस्ट्री ऐसी है कि वो सेटल करते हैं कैश में, या जनरली सेटल कैश में करते हैं अपॉन एम्प्लॉयज़ रिक्वेस्ट। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कर देते हैं और वो मान जाते हैं, अभी चलो कैश में ले लो, तो मानेंगे उनकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यानी कि वो कैश में सेटल करेंगे, ना कि इक्विटी सेटल करेंगे। तो उस हिसाब से आप उसकी एंट्री करेंगे जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ के पास है कि वो कैश में लेंगे किस में लेंगे अब हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एज पर द एम्प्लॉय बेसिस फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर सेटल ऑप्शन। अगर सेटल ऑप्शन के और नंबर ऑफ सच सेटल्ड ऑप्शन कितने हैं, और फेयर वैल्यू निकाले कैश सेटल की, नंबर विच कैन बी सेटल्ड इन कैश, और फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल्ड ऑप्शंस क्या क्या आपकी आ रही हैं, आप इसको कैलकुलेट करें। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपकी कैश की सेटलमेंट ज़्यादा है या इक्विटी की सेटलमेंट ज़्यादा है। मान लीजिए कैश वाली की फेयर वैल्यू ज़्यादा आती है आपकी, तो आप क्या करेंगे, इस डिफरेंस को आप जो है इग्नोर करेंगे और कैश की सेटलमेंट कर देंगे। कैश में सेटलमेंट ज़्यादा है तो आप कैश का बुक करते हैं, जब कैश की बुक कर दी आपकी यानी कि मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी बुक होगी, तो इक्विटी में आपको कोई भी बुक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए इक्विटी की ज़्यादा है कैश से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्सेस वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड ओवर कैश सेटल। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे इक्विटी में कितनी ज़्यादा है कैश से, तो जितनी भी है रीमेजर एट ईच, आप कैश वाली तो एज इट इज चलाएं, जो कैश की आ रही थी उसको रीमेजर करते रहे एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड है, जैसे हम कैश के ट्रांजेक्शन्स में करते हैं वैसे ही। और अपन सेटलमेंट आप क्या कर देंगे एंट्री, उसको हम अभी रीड करेंगे 2 मिनट। उससे पहले हम बात करते हैं इक्विटी की, इसको रीमेजर मत करें और लास्ट में जो आप बाकी अमाउंट बच गई उसको आप इक्विटी में करते हैं, यानी कि SBP रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, और उसको आप रीमेजर भी ना करें, इसको एज इट इज आप चलने दें। और सेटलमेंट पे अब आपकी एंट्री क्या है, जो कैश वाले ट्रांजेक्शन हैं उसके लिए क्या हो जाएगी, SBP अकाउंट डेबिट, SBP लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू सिक्योरिटी टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो ये इसको आप पूरा क्या करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से, और इसकी पूरी एंट्री यहाँ से ही आप पास आउट करेंगे और कहीं से भी आप इसको नहीं छेड़ना,
ठीक है, ये आपका हो गया 102 का एक ऑप्शन। और हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में से क्या बचता है, एक तो जी ग्रेडेड ऑप्शंस। ग्रेडेड ऑप्शन से शेयर्स आर इशूड इन डिफरेंट लोट्स ऑन डिफरेंट डेट्स, कि आपने 1 जनवरी को एक अलग ऑप्शन दे दिया है, आपने 1 मार्च को एक अलग ऑप्शन दे दिया, तो अलग अलग लोट्स में आपके अलग अलग इशू हो रहे हैं। तो कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ ईच ग्रेड आप अलग अलग कैलकुलेट करें, और अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग, यानी कि आप ये मान लें कि अलग अलग 2 प्लान से तो 2 क्वेश्चन एक में ही आ गए, आप ऐसे इसको कैलकुलेट करें और आगे चलें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं विद होल्डिंग टैक्स है, TDS का ऑप्शन है, तो वेस्टिंग डेट पे क्या करेंगे और एक्सचेंज डेट पे क्या करेंगे, जब आपको अगर TDS भी डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं वेस्टिंग डेट पे। वेस्टिंग डेट है एस्टिमेट करें विद होल्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन, यानी कि SBP लेजर में आपका कितना बैलेंस है, और इनटू रेट ऑफ TDS आप करते हैं, और इसकी एंट्री क्या कर देंगे, SBP अकाउंट डेबिट टू TDS प्रोविजंस। और थोड़ा सा SBP अकाउंट डेबिट टू TDS प्रोविजन और विद होल्डिंग टैक्स का आपने एंट्री कर दी, जितना बैलेंस है उतने से आप रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेस डेट आएगा उस दिन आप क्या करेंगे, SBP अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी टू कैश, तो आप नॉर्मल हो गया। उसके बाद की एंट्री जो आपकी है अगली वो आती है TDS प्रोविजन अकाउंट, जो ये वाला है, टू बैंक अकाउंट, जो आप पेमेंट कर देंगे, ये पेमेंट होगी। ठीक है, छोटा सा विद होल्डिंग टैक्स के रिगार्डिंग था। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की। जब आप इसका फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 102 एज पर द इंड AS 101 बताता है कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, वो देखिए। चेक ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन ऑप्शन डेट आर वेस्टेड और नॉट। आप सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांजिशन को चेक क्या करेंगे कि आपके ऑप्शन जो वेस्ट हो गए कि नहीं हो गए। अगर वो वेस्टेड नहीं हुए तो रिकैलकुलेट करें SBP बैलेंस एज पर द 102 ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस। आप बिल्कुल शुरू से जाए, उसको पूरा रिकैलकुलेट करें 102 के हिसाब से आज की वैल्यूज़ क्या आती हैं। मान लीजिए जो वेस्ट हो चुके हैं, तो आपके पास 2 चॉइस है। चॉइस नंबर 1 ये है, और ये है चॉइस नंबर 2। ये थोड़ा सा ठीक है, आपको चेंज मत करें, एज इट इज़ जो बैलेंस है उसके साथ आप कंटिन्यू करें, या फिर क्या करें, रिकैलकुलेट करें SBP बैलेंस एज पर 102 करें, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे करें। लेकिन एक आप कब कर पाएंगे, आप ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रोवाइडेड फेयर वैल्यू ऑफ सच ऑप्शंस वाज डिस्क्लोज अर्लियर। आपने जब भी ऑप्शंस शुरू किया था, जब आपने ग्रांट किए थे ऑप्शंस, ग्रांट डेट पे, मेजरमेंट डेट पे आपके पास जो उसकी अर्लियर ऑप्शंस की सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, आप सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं पब्लिकली है। तो आप उसको क्या कर देंगे, रिकैलकुलेट करने आप सेकंड चॉइस के अंदर जा सकते हैं, जो एज इट इज़ आपकी जो इन्वेस्टेड के जैसे इन्वेस्टेड में थी बिल्कुल वैसी ही है, रिकैलकुलेट करें रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। तो ये दोनों सेम हो गई, और ये कि आप एज इट इज़ चलाएं। अगर आपका वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो आपकी जो भी खर्चा है वो दूसरी को लेकर आगे चले। तो ये इसी के साथ हमारा 102 यहाँ पर ख़त्म होता है। एक डाउट आपका हो गई, कैश की सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट इन कैश। सेटलमेंट इन कैश ऐसे नहीं होता कि हम आपको अमाउंट बताएं। सेटलमेंट इन कैश होता है कि हमने कह दिया कि 4 साल बाद, या तो हम कहते हैं कि 4 साल बाद इक्विटी शेयर लेना, 4 साल के बाद आपको क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से, हमने क्या कहा कि आज से 4 ईयर बाद आप हमसे 1000 इक्विटी शेयर ले लेना। ये तो हो गया आपका नॉर्मल शेयर बेस्ड पेमेंट होगी। लेकिन एक हमने कहा कि आज से 4 साल बाद 1000 इक्विटी शेयर्स की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उतनी अमाउंट का आप कैश ले लेना हमसे। तो ये भी आपका जो है ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है आपका। ठीक है, तो ठीक है, 102 आपका ऐसे यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको लगभग 20 मिनट का ये वीडियो है, मुझे लगता है पूरा आपका रिवाइज हो गया होगा। आपके फीडबैक जो देना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है अगले इंडिया के साथ बहुत ही जल्द, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।